और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर ब्राजील से। दक्षिणी ब्राजील में बाढ़ से हाहाकार मचता हुआ नजर आ रहा है। बारिश के चलते सड़कें टूट गई हैं, तिनके की तरह घर बहते हुए नजर आ रहे हैं। सैलाब से कई गाड़ियां बह गई। अब तक कुल मिलाकर 10 लोगों की मौत की खबर मिल रही है, 21 लोग लापता बता रहे हैं। और देखिए दक्षिणी ब्राजील की बाढ़ की खबर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें लगातार कई दिनों से, कई हफ्तों से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ब्राजील में फिलहाल बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। दक्षिणी ब्राजील में बाढ़ से हाहाकार मच गया है। बारिश के चलते सड़कें टूट गई हैं और देखिए उन तस्वीरों को भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर तिनके की तरह ये सड़कें पानी के बहाव की वजह से बहती हुई नजर आई है। देखिए पहली तस्वीर में सड़क किस तरीके से धंस जाती है, बह जाती है। वहीं ये तस्वीर जिसमें तिनके की तरह गाड़ियां और घर मकान सब बाढ़ के बहाव में बहते हुए नजर आ रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। इस बीच बहुत ज्यादा नुकसान यहां पर हुआ है जान माल का। 10 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। वहीं कुल मिलाकर 21 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। तो ब्राजील की ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पे बाढ़ की वजह से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और अभी भी फिलहाल शासन प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से इस आपदा से निपटे और इसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी चैलेंज के तहत आगे काम किया जा रहा है, क्योंकि लगातार जो बाढ़ है वो तबाही मचा रही है। कई शहर बाढ़ की चपेट में हैं, कई लोगों के लापता होने की खबर है। हालात यहाँ पर बद से बदतर हो चुके हैं। लोगों का जो आम जनजीवन है वो पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है और ऐसे में लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आप देखिए, रफ्तार कैसे यहाँ पर थम चुकी है। इन तस्वीरों के जरिए आपको अंदाजा भी लग सकता है, क्योंकि कई ऐसे शहर हैं, कई ऐसे जिले हैं जो कि इस बाढ़ की चपेट में फिलहाल आ चुके हैं और आने वाले कुछ दिन तक ये समस्या ऐसे ही रहने वाली। वजह यही है कि जो परेशानी है, जो टेंशन है, वो लगातार लोगों की बढ़ रही है। तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा भी रहे हैं। कई शहरों में कोहराम अब तक ये बाढ़ और बारिश मचा चुकी है। कई लोगों की लापता होने की इसमें खबर मिल रही है। देखिए कैसे गाड़ी बह रही है, तिनके की तरह घर बह रहे हैं। अगर हम बात करें, अधिकारियों ने कहा है कि फंसे हुए लोगों की सहायता के लिए वायुसेना को सक्रिय वहां पर कर दिया गया है और 2 हेलीकॉप्टर्स को भी तैनात वहां किया गया है। दक्षिण राज्य की संकटग्रस्त कैबिनेट की बुधवार को बैठक भी हुई है और ये जानकारी से मिली है कि पहले हमारी प्रायोरिटी है कि अलग थलग और द्वीपीय क्षेत्रों से लोगों को बचाना। अधिकारियों ने बताया है कि 130 से ज्यादा लोगों के बचाव का अनुरोध अब तक दर्ज किया जा चुका है और उन्होंने कहा है कि आसपास के इलाकों के निवासियों को वहां से शिफ्ट किया जा रहा है, कहीं पर दूसरी स्थानों पर, सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि सोमवार से ये बारिश शुरू हुई है और अब ये बारिश शुक्रवार तक जारी रहने की उम्मीद है। जानकारी मिल रही है कि कुछ क्षेत्र जैसे कि घाटी हुई, पहाड़ी हुई, ढलान शहर, यहां पर 24 घंटे में 150 मिलीमीटर यानी कि 6 इंच से भी ज्यादा बारिश हुई है और पूरे दक्षिण इलाके में कुछ ऐसी ही तस्वीर अभी आने वाले समय में रहने वाली है। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात उत्तर प्रदेश के सीएम की करेंगे, क्योंकि आज ताबड़तोड़ दौरे सीएम योगी करने वाले हैं। आगरा, एटा, मैनपुरी में जनसभा करेंगे, मैनपुरी में रोड शो भी करेंगे सीएम योगी। प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे चुनाव प्रचार। तो लगातार बीजेपी के तमाम दिग्गज लगे हुए हैं चुनाव प्रचार प्रसार में और ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन पर उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का जिम्मा है, लक्ष्य बीजेपी का बड़ा इस बार है और ऐसे में तमाम दिग्गज इस बार बैक टू बैक तमाम राज्यों के दौरे कर रहे हैं। सीएम योगी स्टार प्रचारक भी हैं, तमाम राज्यों में भी वो जा रहे हैं, चाहे पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, वहां के दौरे भी लगातार कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश में भी बैक टू बैक दौरे सीएम योगी के लगातार जारी हैं। आज भी सीएम योगी चुनाव प्रचार प्रसार पर निकलने वाले हैं। ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां आज करेंगे, जनसभा आज करेंगे, आगरा पहुंचेंगे, एटा पहुंचेंगे, मैनपुरी पहुंचेंगे और मैनपुरी में रोड शो का भी कार्यक्रम, क्योंकि अब आगरा में आने वाले फेज में होने हैं चुनाव और ऐसे में प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे चुनाव प्रचार प्रसार। और देखिए आगे बढ़ते हैं, बिहार से बड़ी खबर आपको बताते हैं। सारण सीट से राजीव प्रताप रूडी नामांकन आज दाखिल करेंगे। सम्राट चौधरी राजनाथ सिंह के साथ शामिल होने वाले उनके नामांकन में सारण सीट से बीजेपी प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी। और इसी बीच देखिए बड़ी खबर के तौर पर आपको लगातार हम जानकारी दे भी रहे थे कि राजनाथ सिंह देखिए आज वहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं और सम्राट चौधरी भी फिलहाल वहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो सारण सीट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, राजीव प्रताप रूडी चुनावी रण में लगातार राजीव की हुंकार भरते हुए नजर आ ही रहे हैं और प्रचार प्रसार उनकी तरफ से किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, आज नामांकन दाखिल करेंगे
और ये भी जानकारी मिल रही है कि शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। अमूमन जितने भी नामांकन अभी तक भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं ने किया, पहले शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आए और उससे पहले पूजा अर्चना भी करते हैं। और आज का उनका कार्यक्रम कुछ ऐसा ही है, सबसे पहले पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद एक रोड शो करते हुए नजर आएंगे, जिसमें कि उनके साथ सम्राट चौधरी भी मौजूद रहेंगे और साथ ही खबर ये भी मिल रही है कि राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे और उसके बाद वो अपना पर्चा भरेंगे। बढ़ते खबरों में आगे देखिए, 2 दिन के गुजरात दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी और डीसा और हिम्मतनगर में चुनावी सभा को संबोधित किया। बोले, आपने 2014 में मुझे चुनौतियों से टकराने के लिए भेजा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं, और इसी हेडलाइंस के साथ खबर का जिक्र अखबारों में भी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले ही सरकार आतंकवाद और भ्रष्टाचार के लिए जानी जाती थी। साथ ही साथ पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात के बनासकांठा और साबरकांठा में चुनावी रैली उन्होंने की। उन्होंने कहा कि साल 2014 से पहले केंद्र में जो सरकार थी वह देश में सिर्फ आतंकवाद, घोटालों और भ्रष्टाचार की खबरों के लिए जानी जाती थी। उन्होंने आरक्षण पर भी बोला। उन्होंने आरक्षण पर कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि वह लिखित में गारंटी दे कि वह धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देगी। तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया है उन्होंने। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैंने वोट बैंक की चिंता नहीं की और मुस्लिम महिलाओं के जीवन को आसान बनाने के लिए 3 तलाक जो प्रथा थी उसे खत्म किया। यहां पर जमकर कांग्रेस पर भी पीएम नरेंद्र मोदी ने निशाना साधा है। तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। साबरकांठा के हिम्मतपुर में नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले जब आतंकवादी हमला करते थे तो कमजोर सरकार डोजियर भेजती थी, लेकिन नया भारत आज आतंकवादियों को खुराक देती है। मोदी ने कहा, कांग्रेस लोगों को डराती थी कि अगर राम मंदिर का निर्माण हुआ तो देश में अराजकता फैलेगी। अनुच्छेद 370 का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटा दी गई तो देश लूट लिया जाएगा। ये अफवाह कांग्रेस की तरफ से फैलाई जाती थी, लेकिन ये मोदी है। और तमाम बड़ी बातों का जिक्र पीएम नरेंद्र मोदी ने जब जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने किया साक्षी। और देखिए, संविधान पर पीएम नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट सामने आता है। संविधान मेरे लिए मेरा धर्म ग्रंथ है, पीएम मोदी ने कहा और तमाम बातें कही। और देखिए, दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज की हेडलाइन में लिखा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण का खेल नहीं खेलने दूंगा, ये पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा। साथ साथ में संविधान को लेकर घूम रहे हैं, ये शब्द पीएम के द्वारा इस्तेमाल किए गए। उन्होंने कहा कि शहबानू केस में कांग्रेस ने मुस्लिम बहनों को संरक्षण नहीं दिया। आज कांग्रेस के शहजादे संविधान लेकर घूम रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि कांग्रेस की हिमाकत इतनी बढ़ गई है कि वो देश के विभाजन की बात कहती है। देश 1947 के विभाजन को झेल चुका है। आतंक के पनाहगार पाकिस्तान को पत्र नहीं लिखते, हम उन्हीं की जमीन पर जाकर मारते हैं। आपको पूरा वीडियो दिखाते हैं एक बार। संविधान मेरे लिए मेरा धर्म ग्रंथ है। जब भारत के संविधान को 60 साल हुए, इस देश में अकेला मैं मुख्यमंत्री था जिसने संविधान के 60 साल का उत्सव मनाया था। मैंने सुरेंद्रनगर में हाथी के ऊपर हमारे संविधान को रखा था। संविधान हाथी पर बैठा था और मोदी पैदल चल रहा था। 2014 में देश ने मुझे चुन करके संसद में भेजा और जब मैं पहले दिन संसद में गया तो संविधान का प्रतिबिंब पहले ही जाकर के मैंने संसद के सामने सर झुकाया, अपना माथा टेका। 2019 में जब आपने मुझे दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर दिया और जब मुझे एनडीए ने अपना नेता चुना तो कार्यभार संभालने से पहले मैंने पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में संविधान की किताब ला करके रखी थी। संविधान के सामने हमारा माथा टेका, जैसे आप गीता, रामायण, महाभारत के सामने टेकते हो। ये मोदी का संविधान के प्रति समर्पण है। संविधान पर पीएम मोदी का स्टेटमेंट आपने सुना, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको देंगे। ओवैसी के गढ़ में हैदराबाद में अमित शाह भी गरजे। बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के समर्थन में उन्होंने रोड शो यहां पर किया। जी किशन रेड्डी भी साथ में मौजूद रहे। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं रोड शो करते हुए अमित शाह। लेकिन हैदराबाद की अगर हम बात करें, दिलचस्प चुनाव इसलिए बना हुआ क्योंकि ओवैसी और ओवैसी के जब से बीजेपी ने यहां पर उतारा है अपने प्रत्याशी को, यहां का मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प हो चुका है। माधवी लता जब से मैदान में है, ये मुकाबला बेहद दिलचस्प बना हुआ है। जी किशन रेड्डी आप तस्वीर हम देख सकते हैं जो कि साथ में बने हुए हैं। माधवी लता के समर्थन में रोड शो यहां पर किया गया है ओवैसी के गढ़ में। हैदराबाद में अमित शाह की गूंज आप यहां पर देख सकते हैं और यहां पर भी जमकर
निशाना साधते हुए विरोधियों पर अमित शाह नजर आए। तो हर एक सीट पर, खासतौर पर बात करें मिशन साउथ, जिस पर फिलहाल बीजेपी का पूरा फोकस है, क्योंकि बीजेपी का लक्ष्य इस बार बहुत बड़ा है। 400 पार का लक्ष्य बीजेपी इस बार दे रही है और ऐसे में सबके साथ की जरूरत बीजेपी को। माधवीलता के समर्थन में यहां पर रोड शो करते हुए अमित शाह। आगे बढ़ते देखिए, कर्नाटक दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह हुबली में नेहा हिरेमठ के माता पिता से मुलाकात करते हुए नजर आए, जिसका जिक्र आज अखबारों में भी फिलहाल किया गया है कि किस तरह से उन्होंने मुलाकात की। और देखिए तस्वीरें भी फिलहाल सामने आई। 18 अप्रैल को चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। और ये भी आपको बता दें कि कर्नाटक दौरे पर अमित शाह रहे तो एक बड़ी जनसभा उनकी तरफ से जहाँ की गई, वहीं हुबली में नेहा के माता पिता से मुलाकात की, उनका दुख दर्द जाना। नेहा हिरेमठ की हत्या 18 अप्रैल को हुई थी और हुबली में नेहा के माता पिता से मुलाकात करते हुए अमित शाह नजर आ रहे हैं। साथ ही बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी मौजूद, लेकिन उनको ढांढस बजाते हुए अमित शाह इस वक्त नजर आ रहे हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, वो कर्नाटक दौरे पर थे तो उस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार से फिलहाल मुलाकात भी की है। और ये भी आपको बता दें कि यहाँ पर एक बड़ी जनसभा भी उनकी तरफ से फिलहाल की गई है। बिल्कुल, तो ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर कर्नाटक दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह, और इस बीच उन्होंने देखिए मुलाकात की है, हुबली में नेहा के माता पिता से मुलाकात की है। और अब बात अमित शाह के कर्नाटक दौरे के भी कर लेते हैं। कर्नाटक से छत्तीसगढ़ तक अमित शाह ने ताकत झोंकी। कर्नाटक के हावेरी में रोड शो तो हुबली में जनसभा को संबोधित किया। बात अगर छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ के कोरबा में भी अमित शाह ने रैली की और इस दौरान तमाम बड़ी बातों का उन्होंने जिक्र किया है। कांग्रेस का सूत्र झूठ बोलो जोर से बोलो, अमित शाह का ये स्टेटमेंट और इसी हेडलाइंस के साथ हिंदुस्तान में इस खबर का जिक्र है। गृहमंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि भाजपा ना तो SC, ST और OBC के आरक्षण को हटाएगी और ना ही कांग्रेस को ऐसा करने देगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए देश में आतंकवाद, नक्सलवाद का पोषण करती रही है और कांग्रेस का एक ही सूत्र है, झूठ बोलो, जोर से बोलो और सार्वजनिक रूप से बोलो। तो जमकर यहाँ पर कांग्रेस पर निशाना साधते अमित शाह नजर आए। छत्तीसगढ़ के कोरबा में हुई चुनावी रैली में अमित शाह ने कहा कि मेरा एक फर्जी वीडियो प्रसारित किया गया, उस पर कानूनी कार्रवाई हो रही है। उन्होंने कहा कि पीएम ने बहुमत का उपयोग अनुच्छेद 370 हटाने, राम मंदिर बनाने, नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA लागू करने, 3 तलाक हटाने और नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए कहा है। मोदी की गारंटी, जब तक भाजपा का एक भी सांसद SC, ST और OBC आरक्षण को ना हम हटाएंगे, ना ही कांग्रेस को हटाने देंगे। तो तमाम बड़ी बातों का जिक्र यहाँ पर करते हुए नजर आए गृहमंत्री अमित शाह। और देखिए इस बीच छत्तीसगढ़ में गृहमंत्री अमित शाह का चुनावी अभियान लगातार जारी है। कोरबा में जनसभा हुई और उसमें वो शामिल हुए। उनके द्वारा कहा गया कि कांग्रेस ने नक्सलवाद दिया, हमने नक्सलवाद खत्म किया। उन्हें राम नाम से यानी कि कांग्रेस को राम नाम से दिक्कत है, इस बात का जिक्र गृहमंत्री करते हुए नजर आए। और दैनिक भास्कर में यह हेडलाइन, आरक्षण नहीं, भाजपा ने आतंकवाद 370 और नक्सलवाद को हटाया, शाह ने यह कहा। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के कोरबा में राहुल गांधी और खरगे पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है, उसे सिर्फ अल्पसंख्यकों से मतलब है। और क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। भूपेश कक्का की सरकार थी, नक्सलवाद को बढ़ावा देते रहे। विजय बैठा है यहां, हमारे विष्णुदेव जी की सरकार बनी, हमारे उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री विजय जी बैठे। 4 ही महीने में 95 लोगों को ढेर करने का काम कर। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में कोरबा में जब संबोधित कर रहे थे अमित शाह, वहां पर कांग्रेस को जमकर यहां पर हमला बोलते हुए नजर आए। कांग्रेस को मंदिर का निमंत्रण भेजा गया। उन्होंने कहा वोट बैंक के डर से प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हुई कांग्रेस। राम मंदिर के मामले में कांग्रेस ने अड़ंगा लगाया। छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म कर रहे हैं, यह भी शाह की तरफ से कहा गया। तो तमाम बड़ी बातों का जिक्र अमित शाह की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के लिए वोट बैंक सबसे जरूरी है। भूपेश सरकार ने नक्सलवाद को बढ़ावा दिया। 5 साल में कई राज्यों से बीजेपी ने नक्सलवाद को समाप्त किया है। भूपेश बघेल फेक एनकाउंटर कहते हैं। नक्सलियों ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि हमारा नुकसान हुआ है। अब आप चिंता ना करें, बीजेपी नक्सलवाद को खत्म कर रही है। नक्सलवाद को जाना ही जाना होगा। उन्होंने कहा कि कोरबा कठिन सीट है, पिछली बार आपने आशीर्वाद नहीं दिया था,
तो कुल मिलाकर जितनी भी सीटें बीजेपी के लिए मुश्किल है, इस बार बीजेपी पूरी ताकत अपनी वहां पर झोंक रही है। कोरबा जो कि पिछली बार इस सीट से हाथ धोना पड़ा था, लेकिन इस बार कोरबा पहुंचे और वहां पर जनता से अपील करते हुए अमित शाह नजर आए। सुनिए क्या कुछ कहा। जब राम जन्मभूमि में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती थी, उनको निमंत्रण भेजा गया। सोनिया जी को भी भेजा, राहुल बाबा को भी भेजा, खड़गे साहब को भी भेजा। इन्होंने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को धुतकारा है। आगे बढ़ते खबरों में देखिए, 500 साल बाद रामलला विराजमान हुए। अमित शाह ने फिलहाल ये बात भी कही और काम 400 पार की तरफ बढ़ चुके हैं। मोदी जी ने गरीबों को घर दिया, मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया, मोदी जी के नेतृत्व में बड़े फैसले किए गए। तो देखिए, अपने सरकार के कार्यकाल को गिनाते हुए नजर आए कि क्या खास इस कार्यकाल में किया गया, कैसे देश का विकास हुआ, कैसे गरीबों की मदद की गई, कौन कौन सी योजनाएं जिनका लाभ किसानों गरीबों को मिला, युवाओं को मिला। तो अमित शाह की तरफ से एक बड़ी जनसभा की गई थी और इससे पहले भी हमने आपको सुनाया कि अमित शाह की तरफ से क्या कुछ कहा गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात कि उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कई बड़े फैसले देश में लिए गए, जो कि देश हित में लिए गए थे और देश लगातार आगे भी बढ़ रहा है। हाँ बिल्कुल, तो कांग्रेस का सूत्र झूठ बोलो जोर से बोलो और अमित शाह का ये स्टेटमेंट और जमकर उन्होंने निशाना साधा। बढ़ते आगे, कर्नाटक दौरे पर अमित शाह और हावेरी में उन्होंने भव्य रोड शो किया और रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी। तो लगातार जो बीजेपी के तमाम दिग्गज है चुनावी हुंकार भरते नजर आ रहे हैं और ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर देखिए किस तरह से जब अमित शाह कर्नाटक के हावेरी में भव्य रोड शो कर रहे थे, इस बीच भारी संख्या में वहां पर लोगों की मौजूदगी नजर आई और तमाम बड़ी बातों का जिक्र भी उन्होंने किया है और उन्होंने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने अल्पसंख्यक वोट बैंक के डर से रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष कहते हैं कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान वालों को कश्मीर से क्या लेना देना। तो देखिए, लगातार जिस तरह से स्टेटमेंट सामने आया उस पर जमकर हमलावर नजर आए और इसी बीच ये तस्वीर जहां कर्नाटक के दौरे पर अमित शाह और इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के दौरे पर पहुंचे थे, चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आए थे। और देखिए, इस बीच महाराष्ट्र के चुनावी रण में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखे गए। उनके द्वारा यहां पर हुंकार भरी गई। सोलापुर में वो मौजूद रहे। सोलापुर में जनसभा को संबोधित उनके द्वारा किया गया और इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा और जमकर आड़े हाथों लिया। कई सारी अहम बातें उनके द्वारा कही गई और इंडी गठबंधन के ऊपर निशाना साधते हुए वो नजर आए और साथ साथ में बीजेपी की तीसरे कार्यकाल की सेंटर में जीत को लेकर वो काफी ज्यादा आश्वस्त नजर आए। लगातार स्टार प्रचारकों की सूची में जो भी तमाम नाम है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम की अगर बात करें तो वो टॉप पर है। वो भी लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। महाराष्ट्र का यह दौरा रहा और महाराष्ट्र के दौरे के दौरान उन्होंने कई सारी बातें कही और निशाना विपक्ष के ऊपर साधा पड़ा। वही देखिए, अयोध्या दौरे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी रहे। राम मंदिर पहुंचकर रामलला के दर्शन उन्होंने किए और कहा कि अपने आप को मैं सौभाग्यशाली मानता हूं, मुझे लगातार रामलला के दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है। आपको याद होगा क्योंकि इसके पहले पूरे कैबिनेट के साथ पहुंचे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने रामलला के दर्शन किए थे। चाहे आम हो चाहे खास, हर किसी के मन में ये लालसा है भगवान श्री राम के दर्शन करने की, रामलला के दर्शन करने की। और ऐसे में अपने आप को सौभाग्यशाली बताते हुए सीएम धामी की मुझे बार बार रामलला के दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं उस दौरान की है। आपको याद होगा प्रभु रामलला के दरबार में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंची। उन्होंने भी विधि पूर्वक दर्शन पूजन किए थे और उनके समक्ष यहाँ पर श्रद्धानवत होती हुई भी नजर आई थी यहाँ पर। और ये तस्वीर फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर सीएम धामी की आप देख सकते हैं। विधि विधान के साथ पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम धामी। तो अयोध्या दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देवभूमि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे और कहा कि मुझे रामलला के दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है, मैं सौभाग्यशाली हूं। और देखिए, इस बाबत पूजा अर्चना भी उन्होंने की है। मत्था टेका रामलला के दरबार पर, रामलला के दर पर। और सबसे बड़ी बात कि प्रभु श्री राम का बाल स्वरूप 5 साल के रूप में विराजमान है राम मंदिर में और दूर दूर से लोग श्रद्धालु जो है दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, ना सिर्फ भारत से बल्कि विदेशों से भी आ रहे हैं। और इसी कड़ी में आपने देखा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को भी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी ने भी कल नामांकन दाखिल किया। एक बहुत बड़ा रोड शो उनकी तरफ से किया गया था जिसमें कि राजनाथ सिंह भी शामिल हुए थे। ये तस्वीर आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। जीत की हुंकार भरी मंच से राजनाथ सिंह ने एक बड़ा संबोधन अपना दिया और कहा कि अब की बार 400 पार जरूर अपने टारगेट को हम हासिल करेंगे। और
मनोज तिवारी ने भी फिलहाल ये कहा कि आप लोगों ने अभी तक मुझे अपना साथ दिया है, आगे भी आपके साथ की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आप देखिए एक बड़ा रोड शो उनकी तरफ से किया गया और इन्होंने भी फिलहाल इस रोड शो से पहले पूजा अर्चना फिलहाल की है। रंजना, आप कुछ कहना चाह रही हैं? बिल्कुल, देखिए मनोज तिवारी ने कहा भाजपा एक विचार परिवार है और इसका हर एक कार्यकर्ता जनहित और राष्ट्रवाद के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि उनके लिए पहले राष्ट्र है, फिर पार्टी संगठन और अंत में अपनी जीवन को आदर्श बनाने के लिए कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। तो इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र। और रंजना, मनोज बड़ी बात तिवारी है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट से 2 बार मनोज तिवारी ऑलरेडी सांसद रह चुके हैं और ऐसे में तीसरी बार वो अपनी जीत को लेकर काफी ज्यादा आश्वस्त नजर आ रहे थे रोड शो के दौरान। और वो उत्साह भी नजर आए। ये तस्वीरें जो कि इस वक्त हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बढ़ते खबरों में आगे, और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने रामलला के दर्शन पूजन किए हैं। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, बताया कि कंफ्यूज्ड और करप्ट पार्टी है। तो देखिए, लगातार जो बीजेपी के दिग्गज चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करे या गृहमंत्री अमित शाह की करे या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की करे, तमाम बड़े जो पार्टी के नेता हैं वो कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर, जब अनुराग ठाकुर ने रामलला के दर्शन पूजन किए, जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कंफ्यूज्ड पार्टी है कांग्रेस। और देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी दर्शन करते हुए नजर आई। कल उनका भी अयोध्या का दौरा था। और आगे बढ़ते हुए आपको एक और महत्वपूर्ण खबर बता दें, टीवी एक्ट्रेस रूपाली गांगुली भाजपा में अब शामिल हो गई हैं। आपको बता दें कि अनुपमा फेम है रूपाली गांगुली और दिल्ली में यहां पर अनिल बलूनी ने उनको पार्टी की सदस्यता दिलाई। वो तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन पर और हर अखबार में एक खबर दिखाई गई है। आपको बता दें कि इलेक्शन से संबंधित एक खबर, और यहाँ पर दैनिक भास्कर में भी इस खबर को जगह दी गई है। यहाँ पर लिखा है कि अनुपमा के किरदार से चर्चा में आई टीवी अभिनेत्री रूपाली गांगुली ने बुधवार को यानी कि कल भाजपा ज्वाइन कर ली और उनके साथ में जाने माने ज्योतिषी अमेय जोशी भी भगवा पार्टी से यहां पर जुड़ते हुए नजर आए। उन्होंने पार्टी मुख्यालय में सदस्यता ली और इस बीच ये तस्वीरें फिलहाल आपकी स्क्रीन पर। बिल्कुल साक्षी, और कल इंस्टाग्राम पर भी इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं थी, क्योंकि रूपाली गांगुली हमने अमूमन देखा कि इंस्टाग्राम पर इनकी रील्स काफ़ी ज़्यादा वायरल होती है और ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि महिलाओं को साधने की कोशिश या अमूमन जो हाउसवाइफ्स होती है उनको साधने की कोशिश यहाँ पर इनके रोल से बीजेपी करते हुए नजर और आई। महिमा, जो सीरियल ये करती है अनुपमा, वो सीरियल है जो कि शुरुआती टाइम से ही लगातार कई सालों से चल रहा है। शुरू से ही वो टीआरपी के टॉप चार्ट में रहा है। ऐसे में उनकी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है। पलक, चलिए और अब आगे बढ़ेंगे। गृहमंत्री अमित शाह का एडिटेड वीडियो का ये पूरा मामला है। फेक वीडियो जो कि वायरल हुआ। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने दिल्ली पुलिस को इसमें जवाब भेजा है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने वकील के जरिए जवाब भेजा है। शाह के फेक वीडियो के मामले में अपलोड और साझा करने से उन्होंने इनकार किया है। आईएनसी तेलंगाना एक्स अकाउंट मैं संचालित नहीं करता, ये उनकी तरफ से कहा गया। आधिकारिक तौर पर सिर्फ 2 एक्स हैंडल मेरे पास हैं जिनको मैं हैंडल करता हूं, सीएम तेलंगाना और मेरा निजी एक्स हैंडल है जिसको मैं हैंडल करता हूं। हालांकि इस पूरे मामले में आपको बता दें कि शाह के फेक वीडियो के मामले में नोटिस पर नहीं पहुंचे तेलंगाना के सीएम, ये हेडलाइन दी गई है न्यूज़पेपर में। 15 दिन की मांगी गई है मोहलत। दिल्ली पुलिस ने रेड्डी और कांग्रेस के 4 अन्य को किया है तलब। तो ये बड़ी जानकारी इसमें।